साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में राजनीति विज्ञान मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2003 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। साथियों, इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं। ये प्रश्न पत्र हमारी आगामी प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न साथियों संप्रभुता की अवधारणा से है। राजनीतिक शास्त्र में एकत्ववाद का क्या अर्थ है? साथियों, राजनीतिक शास्त्र में एकत्ववाद का अर्थ है संपूर्ण शक्ति का एक ही बिंदु पर केंद्रित होना। राजनीति विज्ञान में संप्रभुता की अवधारणा का व्यवस्थित अध्ययन जीन बोंदा ने तत्पश्चात ऑस्टिन ने किया था। जॉन ऑस्टिन विधिवेत्ता था। साथियों, जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का विधिवेत्ता था और उसका जन्म 1790 में और मृत्यु 1859 में हुई थी। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्टिन की सकारात्मक नैतिकता की अवधारणा का सही अर्थ है? साथियों, ऑस्टिन की सकारात्मक नैतिकता की अवधारणा का सही अर्थ संप्रभु के आदेश हैं। किसने संप्रभुता के दार्शनिक विचार का प्रतिपादन किया? रूसो ने संप्रभुता के दार्शनिक विचार का प्रतिपादन किया है। विकल्प सी बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है? साथियों, जीन बोंदा एकलवादी विचारक हैं और ऑस्टिन एकलवादी विचारक हैं। ये मानते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य है। इसके विपरीत जो बहुलवादी विचारक हैं वो राज्य को अन्य संघों के समान मानते हैं और उनका मानना है कि सत्ता विभाजित होनी चाहिए, जिसमें जीन बोंदा संप्रभुता विभाज्य है इस बात को नहीं मानते हैं। तो हमारा उत्तर विकल्प डी है। और मेटलैंड, लास्की, बारकर ये सभी जो है आपके बहुलवादी विचारक हैं। कौन सा सिद्धांत ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा पर आक्रमण करता है? तो ये बहुलवादी विचारक हैं जो ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा पर आक्रमण करते हैं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। साथियों, संप्रभुता के जो बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम वान गियर के तथा एक अंग्रेजी इतिहासकार F.W. मेटलैंड ने किया था और इन्हीं को जो है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का पिता माना जाता है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत के 3 प्रतिपादक। साथियों, सामाजिक अनुबंध के 3 प्रमुख प्रतिपादक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो हैं। लेवियाथन किसने लिखा? साथियों, लेवियाथन थॉमस हॉब्स की रचना है और थॉमस हॉब्स इंग्लैंड से संबंधित हैं। लॉक के अनुसार लोगों को प्राकृतिक अवस्था में निम्न अधिकार प्राप्त थे। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों को केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक संतोषप्रद माना जाता है? साथियों, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत सर्वाधिक संतोषप्रद माना जाता है। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक जागरूकता ने राज्य की उत्पत्ति में सहायता दी है? राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक जागरूकता ने राज्य की उत्पत्ति में सहायता दी है। विकासवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है और राज्य की उत्पत्ति में अनेक घटकों का योगदान रहा है, जिनमें से रक्त संबंध, धर्म, बल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चेतना प्रमुख है। अगला प्रश्न, यह किसने कहा है कि राज्य एक वर्ग के द्वारा
दूसरे वर्ग का शोषण करने की मशीन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। साथियों, उपर्युक्त कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स राज्य को वर्ग शोषण की एक संस्था मानता है। रूसो ने अपने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित पुस्तक में किया। साथियों, रूसो ने जो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसको अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही प्रतिपादित किया, जो कि उसने 1762 में लिखी थी। किसने कहा है कि राज्य जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है तथा अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए बना रहता है? उपर्युक्त कथन राज्य के संबंध में अरस्तू का है। राज्य की प्रकृति और कार्यों संबंधी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन पाया जाता है जॉन लॉक के विचारों में। राज्य की प्रकृति और कार्यों संबंधी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन पाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, आइए देखते हैं। यह किसने कहा है वह राज्य सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है? उपर्युक्त कथन व्यक्तिवादियों का है। आधुनिक राज्य को कैसा राज्य माना जाता है? साथियों, वर्तमान समय में राज्य की जो भूमिका है वो कल्याणकारी राज्य के रूप में मानी जाती है। निम्न में से कौन सा कार्य लोक कल्याणकारी राज्य का नहीं है? साथियों, सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था करना, ये लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। दुर्बल वर्गों की अवस्था को सुधारना, यह भी है। प्राकृतिक विपदा के समय सहायता देना, यह भी है। श्रमिक संघ आंदोलन को प्रोत्साहन देना, यह लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य नहीं है। यह किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है? तो ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज की डिग्री कॉलेज परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। उपर्युक्त कथन हॉलैंड का है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित तथा लागू किए जाते हैं? अधिकारों का वैज्ञानिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित तथा लागू किए जाते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत महत्वपूर्ण अंग था। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौते या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का महत्वपूर्ण अंग था। हाफ ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना है। अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत संबंधित है, यह एडम स्मिथ से संबंधित है। स्वतंत्रता का अर्थ है, साथियों, स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय विकास के लिए आवश्यक अवस्थाओं का होना है। भाषण और लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किसने किया? साथियों, जे.एस. मिल ने भाषण और लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किया है। यह किसने कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पित कथा है? उपर्युक्त कथन हेरोल्ड जे लास्की का है। लास्की के अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पित कथा है। सकारात्मक उदारवादी अथवा प्रजातांत्रिक समाजवादी मत को ध्यान में रखकर लास्की ने कहा है, धनवानों की छोटी संख्या तथा निर्धनों की विशाल संख्या में विभाजित राज्य सदा धनवानों द्वारा गढ़ी सरकार को विकसित करेगा, जो उन सुख सुविधाओं की रक्षा करेगा जिनका प्रतिनिधित्व उनकी संपत्ति करती है। न्याय की अवधारणाओं में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली अवधारणा है। साथियों, सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली अवधारणा है सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा। कानून की दृष्टि में समानता निम्न में से किसका आधार है? कानून की दृष्टि में समानता आनुपातिक समानता का आधार है। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन संबंधित हैं? प्रेसथ, सारोटोरी, सी बरेलसन, उपर्युक्त सभी लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। उदारवादी लोकतंत्र के प्रधान तत्व को कैसे समझाया गया है? साथियों, इसको समयबद्ध सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित निर्वाचन के रूप में समझाया गया है। साथियों, अगला प्रश्न, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का प्रतिपादन किया है। साथियों, जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में
आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा बहुल मतदान का प्रतिपादन किया है? तो हमारा उत्तर है जॉन स्टुअर्ट मिल। निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत के निर्माण का साधन नहीं है? शिक्षण संस्थाएं साधन है, राजनीतिक दल साधन है, टेलीविज़न साधन है, न्यायपालिका लोकमत के निर्माण का साधन नहीं है। अतः हमारा उत्तर विकल्प सी है। समाचार पत्रों की विकासशील देशों में भूमिका है। साथियों, समाचार पत्रों की विकासशील देशों में भूमिका है सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व आवश्यक है? तो साथियों, पृथक निर्वाचक मंडल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है। सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीतिक दल की विशेषताओं में कौन सी विशेषता गलत है? आइए देखते हैं। राजनीतिक दल एक ऐच्छिक संगठन होता है, यह बिल्कुल सही है। दल के सदस्य कुछ आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, यह भी सही है। राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का प्रयत्न करते हैं, यह भी सही है। राजनीतिक दल किसी भी साधन के द्वारा सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, तो ये उपर्युक्त कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, दबाव गुटों का प्रधान उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। दबाव गुटों का प्रधान उद्देश्य होता है। दबाव गुटों को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन बताया है, तो S.E. फाइनर या हरमन फाइनर ने इसको जो है व्यवस्थापिका का तीसरा सदन बताया है। यह किसका मत था कि राजनीति के क्षेत्र में मुख्य भूमिका वर्गों की नहीं, नौकरशाहियों की है? उपर्युक्त कथन हर्बर्ट मार्क्यूस का है। परिवार, प्राइवेट संपत्ति तथा राज्य, फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट को किसने लिखा है? यह पुस्तक लॉस एंजल्स की लिखी हुई है। युगतम का अस्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। यह मत किसने प्रतिपादित किया है कि राज्य केवल पर विषय क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है? साथियों, उपर्युक्त जो है प्रतिपादन यह मत किसने प्रतिपादित किया है कि राज्य केवल पर विषय क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है? साथियों, J.S. मिल ने कहा था कि राज्य केवल व्यक्ति के पर विषयक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। J.S. मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा था, स्व विषयक और पर विषयक, और इसमें पर विषयक में राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देता है। सोशलिज्म, समाजवाद शब्द सोशियस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है, साथियों, सोशियस शब्द का अर्थ समाज होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने यह कहा था समाजवाद एक टोपी की तरह है जिसकी शक्ल बिगड़ गई है क्योंकि उसे हर कोई पहनता है? उपर्युक्त अत्यंत प्रसिद्ध कथन है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये C.M. जोड का कथन है। उदारवाद ने निम्न में से किसके विकास में सहायता पहुंचाई? साथियों, उदारवाद ने पूंजीवाद के विकास में सहायता पहुंचाई है। निम्नलिखित में से कौन समाज के प्रति एक नया दृष्टिकोण ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी का लेखक है? ए न्यू व्यू सोसाइटी पुस्तक रॉबर्ट ओवेन की है। इस पुस्तक में समाज के प्रति एक नया दृष्टिकोण 1812 से 13 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार प्रणाली का खंडन करते हुए सहकारिता प्रणाली का समर्थन किया है। वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? वैज्ञानिक समाजवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में और मृत्यु 1883 में हुई है। फासीवाद का मुख्य प्रवर्तक कौन था? तो साथियों, फासीवाद का मुख्य प्रवर्तक मुसोलिनी था और नाजीवाद का हिटलर था। उपयोगितावादियों ने किस प्रकार का वातावरण पैदा किया? उपयोगितावादियों ने साथियों सुधार का वातावरण पैदा किया था और बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक था? तो साथियों, हाकल
हाकल नहीं, सॉरी साथियों, ये हीगल शब्द है। हीगल को आदर्शवादी विचारक माना जाता है। हाब्स समझौतावादी विचारक हैं। बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। स्पेंसर व्यक्तिवादी विचारक हैं। गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत न्यास का सिद्धांत है। निम्न में से कौन सी शर्त संविधान के लिए आवश्यक है? साथियों, संविधान के लिए शक्तिशाली नौकरशाही अत्यंत आवश्यक नहीं है, जबकि अधिकार और स्वतंत्रताएं, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी आवश्यक हैं। तो साथियों, हमारा उत्तर विकल्प डी सही है। शासनों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? साथियों, अरस्तु ने शासन का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म हुआ है। और अमेरिका का संविधान 1787 में निर्मित हुआ, जबकि 1789 में लागू हुआ है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम उदय हुआ है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? साथियों, अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासन सर्वप्रथम विकसित हुआ, तो साथियों, संसदीय शासन सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुआ। संसदीय शासन में शासन का प्रधान कौन होता है? संसदीय शासन में शासन का प्रधान आपका नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद होती है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास होती है। उपयुक्त प्रश्न से ही संबंधित है। एक सच्ची संघात्मक शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? एक सच्ची संघात्मक प्रणाली का अर्थ केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन है। एकात्मक शासन का प्रधान दोष यह है कि यह निरुत्साहित करती है। साथियों, ये स्थानीय पहल को निरुत्साहित करती है, क्योंकि इसमें केंद्र सशक्त होता है। निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है? साथियों, ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। स्विट्जरलैंड संघात्मक शासन व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक व्यवस्था और भारत संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। ब्रिटेन के अतिरिक्त फ्रांस, चीन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। मूलतः पंचायत राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आधारित थी? साथियों, पंचायती राज व्यवस्था भारत में बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर आधारित थी। भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में कब गया? साथियों, 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में भारत का जो प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में हस्तांतरित हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग किसने किया? साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग किया था। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार स्वीकार किया गया था 1909 के भारतीय काउंसिल अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया था। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं में से नहीं है? तो उग्रवादी नेता आपके लाल बाल पाल, लाल से मतलब लाला लाजपत राय, बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल से मतलब बिपिन चंद्र पाल थे। दादा भाई नौरोजी आपके उदारवादी नेता थे, उग्रवादी नहीं। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? साथियों, असहयोग आंदोलन 1922 में चौरा चौरी घटना जो घटित हुई थी उसके पश्चात महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? साथियों, स्वराज दल की स्थापना CR दास, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में इलाहाबाद में की थी और इसके अन्य सदस्यों में विट्ठल भाई पटेल और BS मुंजे भी हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन
संविधान सभा द्वारा गठित संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इसमें अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे, डीपी खेतान भी थे, केएम मुंशी भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा साथियों, भारतीय संविधान पे भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इससे लगभग 100 अनुच्छेद लिए गए हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत दैट इज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। अकेले संसद के द्वारा भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली विशेष अनुदानों की राशि का निर्धारण कौन करता है? तो साथियों, योजना आयोग विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली अनुदानों की राशि का निर्धारण करता है। साथियों, यहाँ ध्यातव्य है कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। और इस योजना आयोग को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यों की स्वायत्तता का जोरदार समर्थक रहा? साथियों, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सभी जो है राज्यों की स्वायत्तता के समर्थक रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? साथियों, राष्ट्रपति जब आपातकालीन स्थिति है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 358 और 59 के अनुसार निलंबन का आदेश दे सकता है। मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य अधिकार बना दिया गया? साथियों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो विकल्प सी बिल्कुल सही है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान में से सबसे अधिक प्रभावित हैं? तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं भारतीय संविधान में, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई? साथियों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई। विशेषकर 31C में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 39B तथा 39C के स्थान पर सभी अथवा किसी भी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विषय को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 का विरोध करता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को गठित करने का प्रावधान करता है? साथियों, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। आइए देख लेते हैं अन्य जो अनुच्छेद हैं वो उनमें क्या है। 38 में आपके राज्य लोक कल्याणकारी और राज्य की सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? साथियों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है यदि मंत्रिपरिषद कोई भी सलाह राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है अनुच्छेद 74 के अनुसार। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो लोकसभा साथियों भारत में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्णय कौन करता है कि वित्त विधेयक है अथवा नहीं? साथियों, लोकसभा का स्पीकर यह निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? भारतीय संघ में विधि निर्माण का संसद और राष्ट्रपति
करते हैं। और संसद में ही आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित है। तो विकल्प सी आपका उपयुक्त आंसर है। कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? साथियों, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में और कुल 80 सांसद भेजता है और राज्यसभा में 31। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 से 84 के बीच में जो है दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, ज्ञानी जैल सिंह, लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे, ये राष्ट्रपति नहीं थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी? साथियों, 75(3) के अनुसार लोकसभा सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो साथियों, भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना संविधान के द्वारा की गई है। आर्टिकल नंबर 124 में इसका प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कौन से मुकदमे में यह कहा था? संसद को संविधान के भाग 3 की शर्तों में संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है। साथियों, गोलकनाथ का वाद जो 1967 में आया था के अंतर्गत कहा गया था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और इस फैसले को केशवानंद भारती के मामले 1973 में पलट दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत ने विधि का शासन ब्रिटेन से कुछ संशोधन के साथ अपनाया है। यह कथन बिल्कुल सही है। विकल्प सी बिल्कुल सही है। किस देश में संविधान बनने के पश्चात मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया? साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकारों को बाद में सम्मिलित किया गया है। भारत में संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन है। संघ और राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन किया गया, इसलिए भारत एक संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा कि भारतीय संविधान गौड़ संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, न कि गौड़ एकात्मक विशेषताओं सहित संघीय राज्य की? उपयुक्त कथन केसी फियर का है। भारतीय संघ का उदय हुआ है केंद्र प्रसारित शक्तियों के कारण। निम्नलिखित संविधानों में से किसमें अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों को दी गई? साथियों, ऑस्ट्रेलिया का संविधान जिसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है आपके इकाइयों को प्रदान की गई हैं। किस राज्य में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। साथियों, भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को ग्रहण किया गया है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आइए देखते हैं। संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्य निम्नलिखित में से किस राज्य में जीवन पर्यंत अवधि के लिए मनोनीत किए जाते हैं? साथियों, कनाडा में संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्य जीवन पर्यंत अवधि के लिए मनोनीत किए जाते हैं। इसी के साथ साथियों ये वीडियो समाप्त हुआ। इस वीडियो में हमने कुल 100 प्रश्न हल किए जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।